हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखेंगे 10 अक्टूबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे असेंबली इलेक्शन इन 5 की स्टेट इन नवंबर। तो ये सब नहीं देखना है हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। इसराइल इम्पोजेस टोटल सीज ऑन गाज़ा, डेथ काउंट राइज। तो इसराइल ने क्या किया है, टोटल सीज लगा दिया है गाज़ा पे। इसराइल ने इम्पोज किया है टोटल सीज गाज़ा स्ट्रिप को मंडे को। आपने देखा होगा इसराइल और फ़लस्तीन वॉर वगैरह चल रही है, उसके लिए 9/11 अटैक भी हुआ था जो उससे लिंक है। ये इसराइल मीडिया ने रिपोर्ट किया है मोर देन 900 पीपल्स जो हैं उनकी डेथ हुई है। मल्टी प्रोन अटैक जो हुआ है हामस में, ठीक है, हामस में, उसकी वजह से गाजा वेयर इसराइल हैज़ लॉन्च्ड अ विजिटिंग बैरल ऑफ एयर स्ट्राइक। मतलब यहाँ पे क्या क्या वॉर चल रही है। हमस जो है हुज मिलिटेंट सर्च टू इसराइल टाउन ऑन सैटरडे। तो ये हमारा जो मैप है, मतलब प्लेसेस इन न्यूज़ वाला हो गया ये, ठीक है, मैप का कि कहाँ पे इसराइल, हमस, ये सब चीज़ें वो हमें देखनी है। तो वो हम आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखो, क्लाउडिया गोल्डिन विंस 2023 इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ फॉर रिसर्च ऑन वर्क प्लेस जेंडर गैप। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा भी नोबेल प्राइज़ लगातार आ रहा है, नोबेल प्राइज़ का आ रहा है और एशियन गेम्स का आ रहा है। तो वो एक साथ हम एक अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। एक में जो हमारा क्या बोलते हैं नोबेल प्राइज़ है उसको कवर करेंगे, और दूसरा जो है हमारा उसमें हम कवर करेंगे क्या बोलते हैं अपना जो भी ऐसे पॉइंट्स आते रहते हैं जैसे एशियन गेम्स वगैरह के। नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमी वॉज अवॉर्डेड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो जो नोबेल प्राइज़ है वो किसको अवार्ड हो रहा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन ऑन द मंडे फॉर हर रिसर्च दैट हैज़ एडवांस द अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप इन लेबर मार्केट। तो इसके लिए है ये। मिस गोल्डिन इज़ जस्ट द थर्ड वुमन टू विन आउट ऑफ 93 वुमेन लॉरियर। तो ये थर्ड वुमेन है जिन्होंने जीता है, ये लाइन याद रखनी है। सी स्टडीज़ 200 ईयर्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस। तो उन्होंने स्टडी किया है 200 ईयर्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन जो रहा है वर्क फोर्स में उसको। एंड शोइंग द डिस्पाइट कॉन्टिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ वुमेन्स पे डिड नॉट कॉन्टिन्यूसली कैच अप टू द मेंस एंड डिवाइड स्टिल एग्जिस्ट डिस्पाइट वुमेन गेनिंग हायर लेवल ऑफ एजुकेशन देन मैन। एक तो ये है। दूसरा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बट व्हेन आई लुक एट द नंबर्स आई थिंक सो something has happened in America that we in the 1990s our labor force participation rate for women has highest in the world। तो बोल रहे हैं कि जो वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो हाईएस्ट रहा है वर्ल्ड में, एंड नाउ इट इजंट द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, ऐसा बोल रही हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, एक्सप्लेनिंग द गैप गोल्डिंग सर्च डज नॉट ऑफर सोल्यूशन बट इट allows policy makers to tackle enhanced प्रॉब्लम। तो इसके बारे में भी इन्होंने बोली है। से एक्सप्लेन मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया द सोर्स ऑफ गैप एंड हाउ इट चेंज ओवर टाइम एंड हाउ इट्स वेरीज स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज। अब देखो बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है पर हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। हालांकि हम शॉर्ट नोट में उसको पॉइंट वाइज कर लेंगे। अब जैसे इनको मिला है, ठीक है, क्लाउडिया ग्लोडिन को किस में इकोनॉमिक नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। तो हमें 2-3 चीज़ें जाननी है। एक तो इन्होंने जेंडर गैप के लिए काम किया, पहली चीज़ ये जाननी है। दूसरा इन्होंने स्टडी किस चीज़ पे करी है, ठीक है। और दूसरा मतलब ठीक है, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये जो कौन से नंबर पे हैं जिनको मिला है, ठीक है। तो नंबर मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ से एक जान लिया हमने, ठीक है। और आगे कौन सा दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। मिजोरी 77 ईयर्स की हैं। सेड व्हाट हैपन इन पीपल्स होम रिफ्लेक्ट व्हाट हैपन्स इन द वर्क प्लेस। तो बोल रहे हैं कि घर पे किसके कैसा हो रहा है वही रिफ्लेक्ट करता है उसके वर्क प्लेस में। विद वुमेन ऑफन टेकिंग जॉब दैट अलाउ देम टू बी कॉल एट होम वर्क दैट ऑफन पे लेस, ठीक है। तो बोल रही हैं कि वो मतलब वुमेन का क्या होता है, दोनों मैनेज करके चलना चाहती है। अभी तो एक चीज़ और बात हो रही थी या आपने भी सुनी होगी कि जो वर्क आवर है वो रिड्यूस करने की बात की गई थी, पर अभी तक लागू नहीं हुआ है। जब लागू हो जाएगा तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो कई बार फिक्स होता है टाइमिंग कि वो चले जाते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम उनसे ले लिया जाता है और सैलरी उतनी ही पे करते हैं। इसकी भी बात हमें पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे। अब आप यहाँ से देखो, हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ गए। वहाँ से एक ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, मेंटल हेल्थ एंड दी फ्लॉन्डरिंग इनफॉर्मल वर्कर। तो इसमें देखेंगे क्या बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे।
जो थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का दिस ईयर इज़ मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्योंकि थीम की बात हो रही है, और थीम क्या दिया गया है वो आपको यहाँ से याद रखना है। और थीम में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात हो रही है, अ सेगमेंट ऑफ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन इट्स कंसर्न मेंटल हेल्थ इज़ अ इनफॉर्मल वर्कर। और स्टडी पाई गई है जो ILO की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने कहा है 15% वर्किंग एज अडल्ट, मतलब 15% वर्किंग एज अडल्ट हैं ग्लोबली लिव विद द मेंटल डिसऑर्डर। तो मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जो 15% वर्किंग अडल्ट हैं वो किसका शिकार हैं, आप यहाँ से देख लो, मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं। ठीक है, मेंटल हेल्थ इस समय बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और ये आपको लगातार न्यूज़ के और उन सब में दिखाई भी देता है। ऑन वन हैंड डिसेंट वर्क इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ इन अ पॉजिटिव वे, बोल रहे हैं जब डिसेंट वर्क होता है तो पॉजिटिव वे होता है, वाइल ऑन दी अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट, अनस्टेबल और प्रिकैरियस एम्प्लॉयमेंट और वर्क फोर्स डिस्क्रिमिनेशन, पुअर पर्टिकुलरली अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट, ये सब क्या हो करता है, कैन ऑल्सो पोज अ रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ। मतलब आप देखो ऑब्वियसली ये जनरेट होगा, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब होगा अगर अनस्टेबल जॉब है, उसको पता नहीं कि आज है मेरी जॉब कल नहीं रहेगी, अनएम्प्लॉयमेंट है कि वो ट्राई कर रहा है फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है। द इंडियन एक्सपीरियंस, इंडियन एक्सपीरियंस की बात की जाए, द इनफॉर्मल वर्किंग अकाउंट फॉर मोर देन 90% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में है। ठीक है, इंडियाज़ इनफॉर्मल वर्कफोर्स अकाउंट मतलब 90% ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, आप देख लो। These workers often operate without regulatory protection, work in unsafe working environment, enduring long hours, have little access to social financial protection। मतलब देखो आप सोशल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की भी कमी दिख रही है। ठीक है, फाइनेंशियल सफ़र कर रहे हैं वो अनसर्टेनिटी से, डीप प्रिकैरिटी से, प्रिकैरिटी से, और फेस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। जेंडर डिस्पैरिटी भी देखने को मिल रही है। ओके, 95% ऑफ इंडियाज़ वर्किंग वुमेन जो हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में इंगेज हैं, लो पे हो रहा है उनको। ठीक है, और विदाउट सोशल प्रोटेक्शन, उनको किसी भी तरह का सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, सफ़र कर रही हैं वो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर से। अब देखो इक्वल पे की बात की जाती है, ठीक है, इक्वल पे की बात की जाती है, पर अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ना। देखो लो पेइंग अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर एंड पार्टिसिपेट इन दी सोशल एंड फैमिलियर स्पेस। तो ये सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग यूएनडीपी क्या कहा जा रहा है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उन्होंने क्या बोला है कि अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हैव कंसिस्टेंटली बीन डिस्क्रिमिनेटल टू मेंटल हेल्थ। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है मेंटल हेल्थ का। ओके, द लोकनीति ग्रुप है विद इन द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। उन्होंने क्या किया, इंटरव्यू किया है 9316 यूथ का जो कि 15 से 34 साल के बीच हैं। ये किया है उन्होंने 18 स्टेट्स में, अक्रॉस 18 स्टेट्स इन इंडिया। और उन्होंने क्या पाया, दे हैव हाईली ससेप्टिकल टू नेगेटिव इमोशंस। तो नेगेटिव इमोशंस देखने को मिले हैं। जो यूथ अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में। यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी की बात यहाँ पे करी जा रही है। तो मुझे लगता है रोज़गार पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम चाइना को भी पीछे छोड़ के आगे बढ़ने वाले हैं। तो अगर इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रहा, इसी तरीके से कॉम्पिटिशन, अब जैसे कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, हम सब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर आप सबको पता है कितना सक्सेस रेट है यूपीएससी का, सबको पता है ये चीज़। आप देखो 15 मतलब लाखों में लोग भर रहे हैं, उसमें से जाके 15,000 में सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर उससे जा कर के हंड्रेड्स में आ जा रहे हैं। मतलब फाइनल सिलेक्शन तो कुछ हंड्रेड्स का ही होता है ना, 150, 200 जो भी है, 180, तो ऐसे होता है। तो आप देख लो कितनी ज़्यादा ऐसे लोग छट जाते हैं उसमें। फिर ये हम क्या करते हैं, अपने पे सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, करते नहीं हम सेल्फ डाउट कि हम में ही कमी है, लोग तो बन जा रहे हैं, हम क्यों नहीं बन रहे हैं। क्योंकि देखो सॉरी, जितना इसमें सक्सेस है उससे ज़्यादा इसमें फेलियर होगा, उसकी गारंटी है। क्योंकि आप देखो भर रहे हैं लैक्स में, फिर मेंस के लिए आ गए थाउजेंड्स में, और
जो हंड्रेड्स में है जिनका सिलेक्शन होता है। तो आप खुद ही देख लो कि ऑब्वियस है ना कि बहुत सारे लोग फेल होंगे, पर आप लगे रहो, आपका भी नंबर आएगा, क्योंकि सबका नंबर आता है ना। अगर 180 सीट्स रहती हैं तो हर बार 180 तो कभी तो आपका नंबर आएगा, ये सोचना है। पर बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को अपने ख़राब नहीं करना है। आप कर रहे हो, आपने 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिया, उसके बाद आपको अपने प्लान बी कोई भी, जैसे कि आपने अगर यूजी किया है तो आप पीजी कर लो, पीजी के बाद आप नेट वगैरह, यूजीसी नेट, और अगर आप इंजीनियरिंग ये सब होती CSIR ये सब आता है, वो सब डाल के आगे बढ़ो। या फिर आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ले रखी है तो आप 1-2 साल देने के बाद जॉब भी ज्वाइन कर सकते हो, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। बताया जा रहा है वुमेन इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट ग्लोबलाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अमंग इनफॉर्मल वर्क इन दिल्ली, मोस्ट माइग्रेंट इंडिकेट रिकवरी पोस्ट कोविड-19। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। मेंटल हेल्थ की बात करी जा रही है। आगे आ जाएंगे। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट में आपने मोस्टली देखा है कुछ ना कुछ हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता ही है, ठीक है, आपने देखा ही होगा ये चीज़। तो चलिए यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरिया, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। इंडिया 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं यहाँ पे, ये लाइन याद रखनी है आपको। ST SC से रिलेटेड भी क्वेश्चन में बहुत आते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है इंडिया के पास 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं, ST कम्युनिटी है, मेकिंग अप 8.6% कंट्री की टोटल पॉपुलेशन के आते हैं, मतलब 8.6% की टोटल कंट्री के पॉपुलेशन आते हैं। ओके, पॉपुलेशन लिव्स इन 26 स्टेट एंड 6 UT, ठीक है, तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे एक देखो, हाउएवर डिस्पाइट परसिस्टेंट डिमांड बाय आदिवासी, इनको आदिवासी भी कहा जाता है शेड्यूल ट्राइब्स को, ये आपको पता होगा ऑलरेडी। तो कह रहे हैं कि हाउएवर डिस्पाइट परसिस्टेंट डिमांड बाय आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, विलेज हैव बीन लेफ्ट आउट इन द 10 स्टेट विद शेड्यूल एरिया एंड अदर स्टेट विद ST पॉपुलेशन। ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है बेस्ड ऑन 1961 धेबर कमीशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, देखो ये लाइन याद रखनी कि अगर ST से रिलेटेड आया तो हमें, जैसे देखो कोई कमीशन की रिपोर्ट है, कोई आर्टिकल है, अमेंडमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें उससे रिलेटेड याद रहनी चाहिए, जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, उस चीज़ को समझ पाएंगे। अच्छा, जितने लोग PSIR जिनको ऑप्शनल है, अगर उनको ये चाहिए कि PYQs जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के, उसके क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन करूँ मैं, जितने भी आ चुके हैं अभी तक के, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना जिनका PSIR है, तो मैं उनके लिए भी एक प्लेलिस्ट तैयार कर दूँगी जिसमें आपके PYQ क्वेश्चन विद आंसर एक्सप्लेन मैं करूँगी वीडियो बना करके, आप बताना। या फिर टॉपर की आंसर जो रहती है वो आपको चाहिए कि वो कैसे उन्होंने लिखा है एक्सप्लेन, जो भी आपको हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, बेस्ड ऑन 1961 देबर कमीशन रिपोर्ट में क्या पाया गया, गाइडिंग नॉर्म्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, मतलब शेड्यूल एरिया कौन सी एरिया को डिक्लेयर करने की बात करी जा रही है यहाँ पे। प्रिबॉन्डनेस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, जहाँ पे क्या हो, कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ एरिया, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तालुक एंड इकोनॉमिक वर्कनेस ऑफ द एरिया रिलेटिव टू नेबरिंग एरिया, तो उस एरिया को यहाँ पे बात की गई है शेड्यूल एरिया के लिए। ओके, तो ये आई होप कि आपको समझ में इतना आया होगा। ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमने समरी यहाँ से देखी। अब देखो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, पर यहाँ पे आर्टिकल भी हमें जानना है, वहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया। आर्टिकल 244(1) प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन ऑफ 5th शेड्यूल, ये आपको याद रखना होगा 5th शेड्यूल के बारे में। क्या है 5th शेड्यूल, यहाँ कहा जा रहा आर्टिकल 244 सब क्लॉज 1 प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन ऑफ 5th शेड्यूल प्रोविजन टू शेड्यूल एरिया, ठीक है, शेड्यूल एरिया की बात की जाती है। अब ये पूछ लें आपसे शेड्यूल एरिया कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 244(1), अब अगर इतना भी नहीं है आपको याद है, 5th शेड्यूल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों ही जानना है। नोटिफाइड इन एनी स्टेट अदर देन, अब देखो कहा जा रहा है एप्लीकेशन ऑफ 5th शेड्यूल टू 5th शेड्यूल प्रोविजन टू शेड्यूल एरिया नोटिफाइड इन एनी स्टेट अदर देन, किसके, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। द 6th शेड्यूल अप्लाइज टू दीज स्टेट एज पर आर्टिकल 244(2). ओके, किसी अदर देन मतलब इन सबको छोड़ करके 5th शेड्यूल में बात की गई है, और 6th शेड्यूल में किसकी बात की गई है,
जो इनमें हैं, जैसे कि किनको किनको, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। व्हाट इज शेड्यूल एरिया? यहाँ पे कह रहे हैं शेड्यूल एरिया है क्या। शेड्यूल एरिया कवर करता है 11.3% इंडिया की लैंड एरिया को, और उसमें नोटिफाई किया गया है 10 स्टेट को। वो 10 स्टेट कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये लाइन याद रखनी है कि अब जैसे होता नहीं कि ये सब हमारे टिप पे होना चाहिए कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनको क्या किया गया है, नोटिफाई किया गया है शेड्यूल एरिया में। तो ये याद रख लो, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश। 2015 में केरला प्रपोज टू नोटिफाई 2133 हैबिटेशन, 5 ग्राम पंचायत एंड 2 वार्ड्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट एज अ शेड्यूल एरिया। इट्स अवेट द इंटर गवर्नमेंट अप्रूवल, अभी अप्रूवल के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एट एज 59% ऑफ इंडिया ST रिमेन्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 244। इन 1995 क्या कहा जा रहा है? भूरिया कमेटी। ये सब कमिटीज़ याद रखनी है आपको, अभी हमने वहाँ पे कमेटी पढ़ी ना, इसको भी याद करना है। भूरिया कमेटी में क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिकमेंड अ प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू शेड्यूल एरिया। एक्सपैंड यानी कि एक्सटेंशन की बात की गई है पंचायत को, कहाँ तक एक्सटेंड करने की बात की गई है? शेड्यूल एरिया में भी एक्सटेंशन की बात की गई है पंचायती राज की। रिकमेंड इंक्लूडिंग दीज विलेजेस बट इट येट टू बी डन, अभी करना बाकी है, बस रिकमेंड किया गया था, ठीक है। रिकमेंड करना यानी कि सुझाव में बोला गया था कि आपको जो पंचायत है, पंचायत राज है, वो शेड्यूल एरिया में भी करने की ज़रूरत है। Absence of viable ST majority, administrative unit has been stranded, bureaucratic response, an argument that has been also used to demand denotification of part of the schedule area where ST are now a minority due to influx of non-tribal individual। तो मतलब आप कुल मिला के जो जो चीज़ जानी वहाँ मैं स्टार बना देती हूँ आपको, तो उसको आपको ध्यान से जानने की ज़रूरत है, ठीक है, हमें जानने की ज़रूरत है। It was only when Parliament enacted provision in various law। अब देखो पीसा लॉ, कितनी बार पीसा लॉ के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। पीसा लॉ का फुल फॉर्म आपको यहाँ से जान लेना है, पंचायत एक्सटेंशन, ठीक है। क्या जानना है आपको यहाँ से? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, पीसा एक्ट 1996, ओके। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, जब भी ST से रिलेटेड तो पीसा एक्ट के बारे में आपको डिस्कस करना ही करना है, ओके। ये सारी हुआ। पीसा इम्पावर, बट पीसा इम्पावर ग्राम सभा टू एक्सरसाइज सब्सटेंशियल अथॉरिटी, मतलब किसको इम्पावर करती है? ग्राम सभा को, ठीक है, थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये है, ठीक है। एंड स्टेट दैट स्ट्रक्चर एट द हायर लेवल डू नॉट एज्यूम द पावर अथॉरिटी टू द ग्राम सभा। 5th शेड्यूल कन्फर्स पावर एक्सक्लूसिव ऑन द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी शेड्यूल एरिया। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है UPSC में, ये आपको पता है। तो इसमें देखो क्या बात की जा रही है, कहा जा रहा है जो 5th शेड्यूल है, 5th शेड्यूल जो है, 5th शेड्यूल में क्या कहा जा रहा है कि पावर दिया गया है, एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। ऐसा पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। इन 2006 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इज एन एक्सक्लूसिव फंक्शन एंड इट डजंट इम्पोजेज द एक्सपर्टीज टू स्क्रूटनाइज द एम्पिरिकल बेसिस ऑफ द सेम। अब 2016 में झारखंड हाई कोर्ट ने क्या बोला? डिसमिस कर दिया चैलेंज को नोटिफाई करने से शेड्यूल्ड एरिया को, बिकॉज ST पॉपुलेशन वाज देयर लेस देन 50%, ठीक है। तो लेस देन 50% था, इसलिए उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। हाउ आर शेड्यूल एरिया आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई होगा? नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एनी लॉ प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया। ये लाइन याद रखनी है, कैसे याद रखनी है? बोल देगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि कैसे हम क्या करें, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया आइडेंटिफाई करें। अब हमने पीसा पढ़ लिया, हमने ये 5th शेड्यूल पढ़ लिया, 6th शेड्यूल, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आ जाता है, ऑब्वियसली दिया होगा क्योंकि इतनी बार ST जिक्र हुआ है, पक्का दिया होगा। लेकिन क्लियरली यहाँ पे क्या मेंशन है? नो एनी लॉ प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई शेड्यूल्ड एरिया। कोई ऐसा नहीं है एरिया जहाँ पे शेड्यूल एरिया बोला गया हो, ठीक है। हाउएवर बेस्ड ऑन दी 1961 धेबर कमीशन रिपोर्ट गाइडिंग नॉर्म्स फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया शेड्यूल्ड एरिया आर प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन के बेस पे, कॉम्पैक्टनेस, रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया एंड वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी के बेसिस पे किया जा सकता है। पर कोई भी ऐसा नहीं बताया गया है, मतलब नॉट एनी लॉ प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया, कोई भी लॉ ने क्राइटेरिया नहीं प्रोवाइड किया है। ये लाइन याद रखनी है। नो लॉ प्रेस्क्राइब मिनिमम परसेंटेज ऑफ ST इन विच एरिया आर नॉट कट ऑफ डेथ आइडेंटिफाई। कोई ऐसा परसेंटेज भी नहीं डिक्लेयर किया गया है
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर कम्युनिकेटेड दिस स्टेज, तो ये है भुरिया कमीशन, रिकॉग्नाइज्ड अ फेस टू फेस कम्युनिटी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखी, जो जो हमारा इम्पॉर्टेंट ऐसा रहता है, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलप रिकॉग्निशन फॉरेस्ट एक्ट 2006, ऑल्सो नोन एज FRA एक्ट। FRA एक्ट के बारे में भी आपको जानना है, जिसमें क्या बताया गया, अडॉप्ट द डेफिनेशन अडॉप्ट किया है कि ऑल दोज हुज नेम आर इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल पोल्स इन द विलेज कॉन्स्टिट्यूशन द ग्राम सभा, ये लाइन याद रखनी है। हियर टू द ग्राम सभा आर स्टेटवरी अथॉरिटी टू गवर्न फॉरेस्ट अंडर द ज्यूरिसडिक्शन। FRA 2006 रिक्वायर क्या करता है, देम टू डिमार्केट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स विच इज़ कस्टमरी कॉमन फॉरेस्ट विद द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। ये इम्पॉर्टेंट है हमारा, इसमें हमने पीसा, FRA, शेड्यूल 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, आर्टिकल, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ी है हमने ST से रिलेटेड। मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी हम शॉर्ट नोट में, अगर हम इसमें होगा इम्पॉर्टेंट तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आगे आ जाएंगे, देखेंगे और कौन सा पढ़ना है हमें। यहाँ पे देखो बात की जा रही है, इंडिया नीड टू यूथ मेंटल हेल्थ फोकस टू स्ट्राइक डेमोग्राफिक गोल। तो हमने इतनी देर से यूथ है, मेंटल हेल्थ पे सारी चीज़ें इसमें मेंशन हमने ऑलरेडी कर ली है, एडोलेसेंट और इन सब की बात हुई है। जो भी छूटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे, पर हमने ऑलरेडी अभी इसी पे डिस्कस किया है, तो दो आर्टिकल सेम चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा। साइंटिस्ट अनटैंगल मिस्ट्री ऑफ अर्लीस्ट गैलेक्सीज, तो इसमें देखते हैं क्या बात की जा रही है। ये लाइन यहाँ से याद रखनी है आपको, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। क्या है ये, वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में हमें यहाँ से डिस्कस करना है। तो कहा जा रहा है, सिंस बिगिनिंग ऑपरेशन लास्ट ईयर द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज़ प्रोवाइडेड एस्टोनिशिंग ग्लिम्प्स ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ आवर यूनिवर्स। तो मतलब क्या बताया, अर्ली हिस्ट्री किया किस चीज़ का, यूनिवर्स का। स्पॉटिंग अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सीज डेटिंग टू द इनिग्मेटिक इपोच कॉल्ड कॉस्मिक डॉन। उसको क्या कहते हैं, गैलेक्सी में मतलब दिखा इनको, डेटिंग टू दी इनिग्मेटिक एपोच, जिनको कहा इन्होंने कॉस्मिक डॉन। तो ये याद रखना है, कॉस्मिक डॉन और ये सब चीज़ें जेम्स वेब टेलीस्कोप से रिलेटेड बात यहाँ पे करी जा रही है। नेक्स्ट आएंगे हम, तो क्या कहा जा रहा है, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट अपीयर टू बी मैसिव एंड मैच्योर गैलेक्सी ड्यूरिंग द यूनिवर्स इनफेंसी डिफाइड एक्सपेक्टेशन टू बिग एंड टू सून। ठीक है, टू बिग एंड टू सून की बात की गई है। दैट लेफ्ट साइंटिस्ट स्क्रैम्बलिंग फॉर द explanations while questioning the basic tenet of the cosmology, the science of origin and development of the universe। तो अभी किस पे उनका फोकस है, मतलब बेसिक टीनेट ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ द कॉस्मोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ ऑर्गन एंड डेवलपमेंट, साइंस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स की बात यहाँ पे करी गई है। तो ऑल अबाउट यूनिवर्स है। रिसर्चर्स यूज कंप्यूटर स्टिमुलेटेड मॉडल हाउ टू अर्लीस्ट गैलेक्सीज इवॉल्व। तो रिसर्चर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर स्टिमुलेशन को, किस चीज़ के लिए, टू मॉडल, मतलब ये बताने के लिए कि कैसे, मतलब पता लगाने के लिए कि कैसे जो अर्लीस्ट गैलेक्सी है वो इवॉल्व हुई। इसके लिए रिसर्चर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर स्टिमुलेशन का यूज़ कर रहे हैं। कॉन्क्लूडिंग दैट स्टार फॉर्मेशन में बी हैव अनफोल्डेड। अब आप सब में बताओगे मुझे कि 11 की, अभी मैंने रिसोर्सेज बता दिया कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करने हैं यूपीएससी के लिए, जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए। तो 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, उसमें ये गैलेक्सी और इस सबसे रिलेटेड शॉर्ट नोट मैंने तैयार करी है, वो मैं क्लिक करके शॉर्ट सेक्शन जो होता है उस पर डाल दूँगी, आप देख लेना, क्योंकि यूनिवर्स और इस सबसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है आजकल, इसके लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट फ्यू हंड्रेड्स मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैन इवेंट 13.8 मिलियन ईयर्स अगो। ये बिग बैन वाला भी मैं डाल दूँगी, मैंने शॉर्ट नोट जो बनाई है उसी NCERT से बनाई है। तो वेब की बात करी जा रही है वहाँ पे। वेब कौन से वेब की, यहाँ पे जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। वेब लॉन्च इन 2021, ठीक है, एंड ऑपरेशनलाइज हुआ ये 2022 में। डिटेक्ट अबाउट 10 times मोर वेरी ब्राइट गैलेक्सीज फ्रॉम कॉस्मिक डॉन देन एंटिसिपेटेड बेस्ड ऑन द मोस्ट थ्योरेटिकल मॉडल। अब ये क्या बताया जा रहा है, ये देखेंगे। अकॉर्डिंग ओकेशनल बिग ब्रश दे फाउंड रादर दे एट स्टूपिडी फेयर्स एस्ट्रोनॉमर्स कैन सिक्योरली मेजर हाउ ब्राइट दोज अर्ली गैलेक्सीज आर। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, कैन श्योरली मेज़र, मतलब वो मेज़र करेंगे कि कितना ब्राइट है अर्ली गैलेक्सी, कितना ब्राइट था, हाउ ब्राइट दोज अर्ली गैलेक्सीज आर बिकॉज ऑफ फोटॉन की बात की गई है यहाँ पे।
फोटोन क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं लाइट के। आर डायरेक्टली डिटेक्टेबल एंड अकाउंटेबल वेयर इट मच मोर डिफिकल्ट टू टेल। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे कि पहले कैसा था। तो अर्ली गैलेक्सीज के बारे में डिस्कस वो किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। दे अपीयर टू बी बिग बिकॉज दे आर ऑब्जर्व टू बी ब्राइट। बोल रहे हैं कि वो बिग इसलिए अपीयर होते थे क्योंकि वो ब्राइट थे, ऐसा कहना है। सेड गुचोसन, मतलब इन्होंने कहा है, जो कि एक क्या है, पोस्ट डॉक्टरल फेलो एस्ट्रोनॉमर है नॉर्दर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये चीज़ बोली है। वेब लॉन्च हुआ 2021 में एंड ऑपरेशनलाइज्ड हुआ 2022 में। ये सब देखा मैंने। डिटेक्ट अबाउट 10 टाइम्स मोर वेरी ब्राइट गैलेक्सी उसने डिटेक्ट करी कॉस्मिक डॉन से, एंटिसिपेटेड बेस्ड ऑन दी मोस्ट थ्योरेटिकल मॉडल्स इन आवर न्यूज़पेपर। मतलब ये सब इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। एंड द रीजन साइंटिफिक दैट एक्सप्लेन इन कॉन्ट्रास्ट इन टर्न्स ड्राइव। तो मतलब हमने मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ से देख ली। अब यहाँ से जैसे यूनिवर्स का हो गया और गैलेक्सी का हो गया एंड बिग बैंग। तो इसकी शॉर्ट नोट मैं आपको आज या कल तक भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये है पर्सन इन न्यूज़ का मैंने डाल दिया था MS स्वामीनाथन जी का, शायद आपने देखा होगा ऑलरेडी उसको। ऐसे ही पर्सन इन न्यूज़ या फिर कोई ऐसी चीज़ें रहेंगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो बस ये था आज का हमारा जो हमें डिस्कस करना था। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा लोग को शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को पूरा देखें। अगर मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट करूं तो बस इतना कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखें। अगर आपको ये है कि वीडियो लंबी है तो वहाँ पे साइड में ही स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन आता है, आप स्पीड बढ़ा के देखो, पर देखो, ठीक है। तो ये आपको बेनिफिट करेगा, क्योंकि 1-2 साल की चीज़ें लेके चलनी होती हैं। आप सारे लिखने में नहीं बिलीव कर सकते या शॉर्ट में नहीं बिलीव कर सकते, आपको वो चीज़ें समझनी होंगी। और न्यूज़पेपर में ऐसे पिक्चराइजेशन और ऐसी चीज़ें होती हैं वो आपके दिमाग में रह जाती है। आप अगर 2 साल पहले 4 साल पहले भी चीज़ें पढ़े रहते हो तो, ठीक है। तो थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।